इस तरह की रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करते हैं। रीजन अगर आप हंसी मजाक के तौर पे समझे, अरे हमारे पास स्टडी करने के लिए केवल 1 या 2 साल होते हैं, आईआईटी की जेईई प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 2 साल। तो हम यहां पर बात करते हैं कि सर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम केवल डिक्रीज होगी, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। आप कंसंट्रेट होकर सुनो, आपको अभी कोई दिक्कत आई तो एग्जाम्पल कोड करता हूं, इसको सीखो आराम आराम से। इसको सीखने के बाद हर व्यक्ति को, कैसा भी व्यक्ति हो जो सुन रहा होगा, उसको समझ में आ जाता है। प्लस साइन लगाना, प्लस किसके लिए लगाते हैं ये पहले से मालूम होना चाहिए आपको। फॉर प्रोडक्ट, तो आपकी जो गैस प्रोडक्ट अगर हुई तो प्लस लगाना। माइनस फॉर रिएक्टेंट, 3-4 बार आज ही बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। जितने भी स्टूडेंट्स 11th से 12th मूविंग हैं इस सेशन में, हिंदी में बोलते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हम 12th क्लास के अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कंसर्न ऑफ जेईई मैन एज वेल एज एडवांस, क्योंकि जनरली इससे प्रॉब्लम आता ही आता है आपका जेईई मैन में और एडवांस में, राइट? क्या हुआ? कल जी कहाँ? अच्छा कर गए गाँव? चालू तो हुआ था यार बच्चों कमेंट। स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। हिंदी में बोलते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे 11 से 12th मूविंग है उन सब के लिए जो बहुत अच्छी न्यूज है वो क्या है कि अब हम हमारे 12th क्लास का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ये जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अगर लास्ट 10-20 ईयर्स के अगर प्रॉब्लम देखोगे तो उनमें आपको केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम बहुत नजर आएंगे, राइट? इन जनरल जेई एडवांस में से क्वेश्चन आता है और जेई मेन में क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक की जगह दो आ जाते हैं, पैसेज वगैरह आ जाए या कुछ हो जाए तो, बट जनरली आप एक का एवरेज लेके चले, है ना? ये चैप्टर फंडामेंटली बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका स्टार्टिंग जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और इस चैप्टर के एंड तक जाते जाते आपको लगे कि हाँ, ये जो टॉपिक है समझने के बाद इसमें हमारे मार्क्स फुल आने चाहिए, फुल मार्क्स आने चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक लेक्चर भी आपको दिया था, वो देखा होगा आपने। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करना स्टार्ट कर देंगे, है ना? पेशेंस रखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा सब्जेक्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? देखिए, केमिस्ट्री के आगे फिजिकल वर्ड लगा, पीएचवाई भी लगा हुआ है, मींस ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ट्रूली अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखेंगे तो अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ्स भी अप्लाई करनी पड़ती है, कई जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये ऐसे फिजिक्स के कुछ चैप्टर हमारे बीच में कॉमन भी होते हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, गैस स्टेट, है ना, इस तरीके से। तो ये वंडरफुल सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स जेई एडवांस के हिसाब से, जेई मेन के हिसाब से इसमें आपको कई बार काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये सच है। तो आपकी जो मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग है, जो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, उसका एडवांटेज आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। मैथ साइंस के बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज में कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, उनको आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, है? तो मैं आपको अब इस चैप्टर के बारे में बताता हूं पहले कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है। अच्छा चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 1 सेकेंड मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ में बताता हूं। आई एम नरेंद्र अवस्थी, फाउंडर डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। कैरियरविल के साथ में जो शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिली है निशांत भैया की तरफ से भी और कैरियरविल की तरफ से, जिसमें आप और मैं आपस में एक दूसरे से फीचर में इंटरेक्ट करेंगे और अभी करना आज से स्टार्ट किया है। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले मैं केवल ये बोल रहा हूं कि आप मेरी बुक एन अवस्थी के नाम से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसका सिंपल सा एक, आप एक तरीके से प्रूफ ये कि आप पिछले 10-15 साल के टॉपर्स के स्टेटमेंट उठा लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ, वो एन अवस्थी की बुक को सॉल्व करते हैं, है ना? उस बुक के बारे में डिटेल में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, है ना, कि उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, हम क्या करेंगे उसके अंदर से। डोंट वरी, उस बुक का हम बहुत फायदा उठाएंगे ताकि हम जेई मेन और एडवांस दोनों क्रैक कर पाए या उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए, है ना? मैं आपको शीट भी दूंगा, डीपीपी भी दूंगा, है ना? तो आप
तो बच्चों अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक। जैसा मैंने बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा और आप रेगुलर क्लासेस करेंगे। और अगर कभी क्लास छूट जाती तो घबराए नहीं, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। तो रिकॉर्डिंग देखकर उसको रिकवर करिएगा, पर जितना आप रेगुलर रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं कि आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ऑनलाइन में सिंसियरिटी का लेवल बढ़ाना है। अगर आपने सिंसियरिटी का लेवल बढ़ा लिया तो बिलीव मी, अपने को सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स को। मैं आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से थोड़ा सा बता देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। जो पार्ट इजी है उसकी स्लाइड्स रहेंगी, उस पर थ्योरी रहेगी, और जो पार्ट समझने का होगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वहां मैं आपको बहुत आराम समझाऊंगा, ठीक है। स्लाइड्स पे लिखेंगे तो ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं केवल खाली स्लाइड पे लिखता रहूंगा या केवल स्लाइड ही चलेंगे, उन पे मैटर पूरा प्रिंटेड रहेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा। हम एज पर चैप्टर, एज पर डिजायर आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 23 ईयर का है, ठीक है। बच्चे नहीं, फैकल्टीज भी मेरे अंडर गाइडेंस पे बहुत सीखते हैं। तो मां सरस्वती को आप प्रणाम करें, नमस्ते करें, और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आइए, अब हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिंपल सुनिए कि इसकी जो एक ब्रीफ है वो क्या है इस चैप्टर का। कि इस चैप्टर में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन किस तरीके से चेंज होती है टाइम के साथ में, हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज अवर प्राइम कंसर्न इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारा फोकस इस बात पे बहुत ज्यादा होता है कि आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। टाइम की रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, साथ में उनके रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, सुनेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को सुनेंगे। उसके अलावा हम रेट लॉ स्टडी करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा हम जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कंप्लीटली डिटेल में जाएंगे, समझेंगे, बिकॉज जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हम उसमें फिर हम आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट किस तरीके से टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, फैक्टर्स दोज कैन इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये चैप्टर हमारा लगभग 1 मंथ के आसपास का इसका ड्यूरेशन होता है, ओके। तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बोला, इजी पार्ट स्लाइड पे लिखा रहेगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जब हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी बहुत अच्छे पार्ट पर, जहां हमें समझना है आराम से, वहां पर हम ब्लैंक स्लाइड पे भी लिखेंगे। सब कुछ रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं, और अननेसेसरी क्वेश्चन ना करिएगा, है ना। आराम से पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो हम केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। 3 तरह की रिएक्शन होती है मेरे बच्चों टाइम के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी कैटेगराइज रिएक्शन इन 3 कैटेगरी: वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो अगर आप जाएंगे तो वेरी स्लो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ प्रोडक्ट में जो चेंज होगी वो बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली स्लो, या नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नेग्लिजिबली कंज्यूम होते हैं सो मेनी ईयर्स में, उनको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे आपने डायमंड, आपने सुना होगा कोल की माइंस में डायमंड मिलते हैं कई बार, तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, सो मेनी मिलियन बिलियन ईयर्स आर रिक्वायर्ड। या फिर आप जैसे बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैं वाटर में कन्वर्ट करूं, लेकिन मैं आपको उसमें कोई स्पार्क नहीं करने दूंगा, मैं कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करने दूंगा, तो ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है। या रस्टिंग ऑफ आयरन आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसको इजी लैंग्वेज में कोरोजन भी बोलते हैं। आप आयरन की रॉड को लो मेरे बच्चों, उसको पानी के कांटेक्ट में लाओ या आप छत पे रख दीजिए, बारिश आती तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है। आप हाथ से लगा के देखें, कूलर के ऊपर देखने को मिलेगा, साइकिल में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। इस तरह की रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करते हैं। रीजन अगर आप हंसी मजाक के तौर पे समझे, अरे हमारे पास स्टडी करने के लिए केवल 1 या 2 साल होते हैं, आईआईटी की जेईई प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 2 साल, ठीक है। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जिनमें हमें सो मेनी ईयर्स वेट करना पड़े एप्रिशिएबली चेंज इन कंसंट्रेशन, एप्रिशिएबल चेंज इन मोल्स के लिए, ओके। तो वेरी स्लो जो रिएक्शंस हैं जिसमें आप बात करते हैं मेरे बच्चों H2 प्लस हाफ O2 से रूम टेम्परेचर पर जो वाटर बनता है, ध्यान रखिएगा इसमें स्पार्किंग नहीं करना है आपको और कैटलिस्ट यूज नहीं करना है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, नेचुरल कन्वर्जन है ग्रेफाइट का डायमंड में, है ना। तो ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है। केमिकल काइनेटिक्स में हम इनको प्रिफर नहीं करते हैं, ओके। सेकंड जो है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शंस में मेरे बच्चों जो रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाए। आप और मैं लेबोरेटरी में गए, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया, उनको मिक्स किया, तो जैसे ही उनको मिक्स करेंगे मेरे बच्चों, तो आपकी घड़ी का लीस्ट काउंट 1 सेकंड का होता है। क्या होता है? 1 सेकंड का होता है। तो
1 सेकंड का अगर आपका होता है लीस्ट काउंट, तो इसमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम समय लगता है, लेस देन 1 सेकंड, मिली माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम लगता है कई रिएक्शंस में, लाइक एसिड बेस रिएक्शन, HCl प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस वाटर। एक दो बच्चे लिख रहे हैं सर ये चैप्टर कौन सा है? बेटे ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, और इसमें हम इस चैप्टर के बाद फिर रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे। वैसे कई बच्चे 11th क्लास में रिडॉक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे रिडॉक्स कम पढ़कर आएंगे, तो उसकी वजह से हम रिडॉक्स को भी 12th क्लास में कवर करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक्स देन रिडॉक्स, और फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स पर चले जाएंगे। ओके, तो टेंशन ना करें। सर लैग हो रहा है, अच्छा ठीक है बेटा, देख रहे हैं सब, है ना, ठीक है ना। ओके ओके, अब देखो मेरे बच्चों, ये एसिड बेस रिएक्शन आपने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत स्टडी की होगी। आप बोलोगे यस सर, बेटे इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो इसको हम काइनेटिकली स्टडी नहीं कर पाते। आप लेबोरेटरी में जाओगे मेरे बच्चों, तो कुछ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा एक्सपेरिमेंट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, इसमें आपको समय ही नहीं मिलता है। तो वेरी फास्ट जो रिएक्शन है उनको हम स्टडी नहीं करते हैं। ये फेमस रिएक्शन भी आपने सुना होगा आयन इक्विलिब्रियम में, मोल कॉन्सेप्ट में, कि सर हम सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन कराएं एक्वस सॉल्यूशन की, तो क्या बनता है मेरे बच्चों? AgCl का प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये बॉटम में सेटल हो जाता है बेटा, और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है जहां तक सवाल केमिकल काइनेटिक्स का है। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। अब देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, दोनों आपकी जो रिएक्शंस हैं वो हम काइनेटिक्स में प्रीफर नहीं करते स्टडी करने के लिए। तो कौन सी प्रीफर करते हैं? ऐसी रिएक्शंस जो ना तो मेरे बच्चों बहुत फास्ट हो, ना रिएक्शन बहुत स्लो हो, इनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडरेट रिएक्शंस, है ना। ओके, एक बच्चा पूछा सर रिडॉक्स कब स्टार्ट होगा? बेटे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो घबराए नहीं, मैं रिडॉक्स भी 12th क्लास में पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर के बाद भी पढ़ा देंगे अपन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, अब देखो मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब क्या है? वो रिएक्शंस जो ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो आपको इनफ टाइम मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मतलब आप हर 2, 4, 5 मिनट या सेकंड या आवर के बाद आप रीडिंग ले सकते हैं कि सर रिएक्शन 50% फिनिश हो गई या 75% हो गई, 80% हो गई, 100% हो गई। तो आपके पास इनफ टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 गैस, या आपने एक बहुत फेमस रिएक्शन सुना होगा मेरे बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक्वस। ये एग्जाम्पल अभी आपको रटने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस शीट के अंदर आपके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो मॉडरेट रिएक्शंस के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर मॉडरेट रिएक्शंस की ही स्टडी करते हैं, तो आपको इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रटने की जरूरत नहीं होती है ना। नमस्कार बेटा, नमस्कार। एक बार चल गया 11th वेस्टेड। नहीं बेटे, नए सिरे से पढ़ाई करो। कुछ अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई तो कोई बात नहीं, आप 11th 12th दोनों की क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो मेरे बच्चों, तो ये मॉडरेट रिएक्शन, तो आपको जेईई मेन के हिसाब से ध्यान रखना है कि हम ना तो बहुत फास्ट ना हम बहुत स्लो, हम केवल मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, ओके ओके। केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है तो काइनेटिक्स में क्यों ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? नहीं जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी, है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके, और देखिए अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हम उस पर बात करते हैं कि सर कोई भी जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो रिएक्टेंट मेरे बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आप बोलोगे यस सर, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है ना, ठीक है ना। तो हम यहां पर बात करते हैं कि सर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। आप कंसंट्रेट होकर सुनो, आप अननेसेसरी के कमेंट नहीं करना, मेरी ये वेस्ट हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो मेरे बच्चों, यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। बिलीव मी, अगर आप रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, सिंसियर रहेंगे, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो यहां देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है मेरे बच्चों। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है उसके लिए हम जब उसकी रेट के लिए वर्ड यूज करेंगे तो वर्ड यूज करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्ड किसके लिए यूज करेंगे मेरे बच्चों? रिएक्टेंट के लिए। ओके, तो आराम से लिख देता हूं मैं आपके लिए कि सर आप जब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अभी शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं आपको, रिएक्टेंट टाइम के हिसाब से डिसअपीयर होता है, तो ये वर्ड हम यूज करेंगे मेरे बच्चों फॉर रिएक्टेंट्स। ओके, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं,
चैप्टर को इंटरेस्ट से लीजिए, बिकॉज एडवांस में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, मैन में भी आते हैं प्रॉब्लम। रेट ऑफ अपीयरेंस, ये बाकी डिटेल में उधर लिखा मिलेगा भी अपने को, डोंट वरी। तो ये यूज करते हैं मेरे बच्चों फॉर प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपीयर होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, तो प्रोडक्ट अपीयर्स के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो वर्ड है, ऑफ कोर्स इसको जब आप लिखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है, इसलिए हम जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं उसमें साइन नेगेटिव लगाते हैं। ओके, और जब भी प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो उसमें साइन प्लस लगाते हैं। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किस रेट से रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, आराम से सुने। रेट ऑफ अपीयरेंस, किस रेट से प्रोडक्ट अपीयर होगा, ये सुने, है ना, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो हम बात कर रहे हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आराम से सुने, व्हेनेवर वी राइट रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, इसमें हमेशा साइन का ध्यान रखना होता है। नेगेटिव साइन अभी बताया बेटा फॉर रिएक्टेंट्स, पॉजिटिव साइन फॉर प्रोडक्ट। और मैंने आपको यह भी सिखाया, जैसे अभी एक बच्चा है वो सुन नहीं रहा है ठीक से, वो लिख रहा है, उसको समझना पड़ेगा कि मैंने बोला है कि काइनेटिक्स में हमको मोडेड रिएक्शन पढ़ना है, बाकियों की हमें इसमें जरूरत नहीं है, तो मैटर क्लोज हो गया। अब आपको इसी पर फोकस करना चाहिए, है ना, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंट करके मालूम करना पड़ता है। देखो एक बच्चा सुनने की जगह लिख रहा है, हमें थ्योरेटिकली पता नहीं होता है, हर एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मालूम चलता है, कॉमन सेंस बेटा, कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है कि बहुत स्लो हो रही है, ये जब तक आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे आपको नहीं मालूम चलता है, ठीक है ना। हमारे साइंटिस्ट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो वेरी फास्ट रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक लेवल का वो पार्ट नहीं है। ओके, राइट। अब देखिए, whenever you write rate of appearance or disappearance, change in concentration divide by time taken। आप चाहें तो बाद में इन नोट्स को आप एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप ऐप के थ्रू देख लीजिएगा, है ना। आप आराम से सुने, लिखना हो तो लिखें, आराम से नोट्स बनाए, नहीं तो आप डाउनलोड कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। या आप दोबारा सुनना चाहते हैं लेक्चर, दोबारा सुन लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप बोलोगे ठीक है सर। अब ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखेंगे, कभी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें नहीं आता है। आराम से सुनो, पहले कम से कम आधा घंटा सुनो, तब आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। आराम सुने, है ना। ओके, अब सुनो, हम जब भी लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे देखते हैं वो भी सिखाऊंगा, पहले आप आराम से सुनो, बहुत पेशेंस से सुनो। क्वेश्चन कर रहे हो, पहले ये हो गया वो हो गया, उसकी बजाय आराम से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी नई शुरुआत करो जिंदगी की, मजा आएगा। अब देखिए, ये पार्ट अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, ये दो तरह का होता है मेरे बच्चों। एक होता है एवरेज रेट, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। अगर तुम किसी इंस्टेंट पर बात करना चाहते हो, किसी मोमेंट पर बात करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एट 9th सेकेंड, एट 5th सेकेंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आप किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, मतलब आप माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल पे बात कर रहे हैं, तो इनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट फॉर मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, ठीक है, जिसमें आपके पास टाइम होगा। आप बोलोगे टाइम एप्रिशिएबल होगा, कैसे, जैसे मान लीजिए आपने रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन नोट कर ली, और विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको मैं, फिर उसकी रीडिंग आपने हर 2 मिनट के बाद ली, 4 मिनट 5 मिनट के बाद ली, तो आपके पास इनफ टाइम होगा एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं अभी, पहले आराम से सीखो। व्हेनेवर यू वांट टू राइट एवरेज रेट, अगर मेरे बच्चों प्रोडक्ट हुआ तो आप क्या साइन यूज करोगे, जल्दी बताओ, प्लस या माइनस। अगर एवरेज रेट लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए तो आप साइन कौन सा यूज करोगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज होती है, ऐसे बोलना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। माइनस साइन किसके यूज करोगे, रिएक्टेंट के लिए बेटा। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। और ये डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे बच्चों कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे बोलो मेरे बच्चों, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ये लीजिए। तो जो भी सब्सटेंस होगा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उसको लिखना होता है, ठीक है, कि डेल्टा। अभी आप जैसे एग्जांपल लेंगे तो वो चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लगने लग जाएंगी। सो प्लस माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाय डेल्टा टी बोलते हैं हम इसको, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए। और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या बताया बेटा, मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी।
बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर आप डी बाई डी टी के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट रेट। इफ यू आर राइटिंग डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बाय डेल्टा टी, इट्स मीन वी आर राइटिंग अबाउट एवरेज रेट। ओके, तो अब ये जो पार्ट आपने देखा है, इसको विद एग्जांपल समझते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। ठीक है, अब देखो आराम आराम से, है ना। ये देखिए, सपोज ये रिएक्शन है मेरे बच्चों, A+2B कन्वर्टिंग इनटू 3C। आप बोलोगे यस सर। अब इस रिएक्शन में आप आराम से देखो, इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। अब देखो सर, नोट्स दिए जाएंगे या अभी कॉपी करेंगे, आप आराम से कॉपी कर लीजिए या लेक्चर को दोबारा देखकर बना लीजिएगा आराम से। ये आपकी चॉइस, आप पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों, या आप ऐप पर अभी देखते हैं, मालूम कर लूंगा मैं फैसिलिटीज क्या है डाउनलोड करने की, वो अपन देख लेंगे, है ना। ठीक है ना। अब आराम सुनो, एक रिएक्शन हो रहा है मेरे बच्चों, यहां से अब आपका समझने का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ओके, क्या लिखा है मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, पहली बात मैंने ये कहा था, अगर आपने सुना हो स्टार्टिंग में, कि जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखते हैं, कभी भी इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। तो आराम से देखो, रिएक्टेंट ए कौन है बेटा, रिएक्टेंट ए कौन है, आप बोलोगे सर सॉरी ए तो रिएक्टेंट है। तो आराम से देखो, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। माइनस साइन क्यों लगाया बेटा, दो बार बताया, रिएक्टेंट है। ओके, इसको डेल्टा मतलब चेंज मतलब ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको ऐसे लिखो मेरे बच्चों, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई। अभी हम छोटा सा न्यूमेरिकली इस पर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू भी आपको दिख जाएगी, डोंट वरी। एक एक पार्ट जो आप सीखना चाहेंगे वो बहुत आराम से सीख पाएंगे, केवल आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, तो देखो, अब देखो मेरे बच्चों, आप सोचो अगर रिएक्टेंट ए है तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन, जब भी आप नोट करोगे इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ए के कंपैरिजन में कम होगी। तो इन दोनों को जो आप माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान रखना होता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस हो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, ये अपने आप में हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो जैसे आराम से देखो, इसी को अपन रिपीट कर रहे हैं वापस। अब आप खुद लिखो, बी के लिए कैसे लिखोगे बेटा, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा बी लिखो बेटा, डेल्टा टी। अब इसको कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई। टाइम बेटा आगे बढ़ेगा, मान लो 5 मिनट पर, 5 मिनट के बाद आप रेडी ले लो, फिर 15 मिनट के बाद लेना, बीच का डिफरेंस लेना होता है। डेल्टा मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि उसका रीजन है मेरे बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली यहां भी प्लस हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जेई मेन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। नाउ एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस, पूरा वर्ड लिख रहे हैं मेरे बच्चों, एक ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है प्रीवियस पेज दिखाओ, अभी दिखाते हैं बेटा। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, आप साइन प्लस नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव ही माना जाएगा बेटा। ठीक है, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब देखो पॉजिटिव क्यों लगाया, 2 बार बताया, आप रिवाइज करो मन में, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। ओके, सो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई। अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी बेटा, तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू आएगा। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो अभी हम केवल एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखना सीख रहे हैं। ठीक है सर, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन आरओडी। अभी पढ़ाएंगे बेटा, अभी सीखो तो सही। सुन ही नहीं रहे, उससे पहले तो बेटा कमेंट आ गया सागर, आराम से बेटा आराम से। अभी बताऊंगा कब हम इनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करते हैं। लिसन केयरफुली, अभी कहा था कि ऑनलाइन में आपको सिंसियरिटी का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, अभी इनको
कोफिशिएंट की इंपॉर्टेंस क्या होगी? जब हम इनकी रेट को लिंक करेंगे कि सर 1 मिनट में मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन 1m कम हो रही है, तो एज पर स्टोइकोमेट्रिक बी की कंसंट्रेशन 2m कम होनी चाहिए और उसी टाइम में सी की कंसंट्रेशन 3m बन जानी चाहिए। तो ये मूल कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन है यहां पर। तो ये अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को लिंक करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले ये जो स्लाइड थी उस पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम था एवरेज रेट, दूसरे का नाम था इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज ऐसे लिखा जाएगा, इंस्टेंटेनियस डी बाई डी टी के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, है ना। सिंसियरली सुनेंगे तो नोट्स भी बना पाएंगे, और आपकी इच्छा हो तो बाद में आप, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं मोबाइल से फोटो खींच रहे थे बाद में बना लेते हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है, देखिए, है ना, ठीक है। तो अब आओ मेरे बच्चों आगे। तो हमने अभी एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस की बात की। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तीनों पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसका मैं एग्जांपल कोड करता हूं आपको, ठीक है। नहीं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। हाँ, आप पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा, है ना बेटा, आप गड़बड़ कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो आप, है ना। ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई सी प्रोडक्ट है उसके लिए साइन प्लस यूज करेंगे, है ना। तो आप आराम से सुनिएगा, है ना। तो ये जो एवरेज लिखे हैं पहले सीखो कि आप ए और बी के लिए माइनस साइन क्यों लगा रहे हो और सी के लिए प्लस क्यों लगा रहे हो। तो रीजन इज वेरी सिंपल, आराम से देख लीजिए, सब अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू है। और मान लीजिए आपको अभी कोई दिक्कत आई तो एग्जाम्पल कोड करता हूं, इसको सीखो आराम से। इसको सीखने के बाद हर व्यक्ति को, कैसा भी व्यक्ति जो सुन रहा होगा उसको समझ में आ जाता है। क्या बेटा, ये देखो, एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैंने एक रीडिंग ली 5 मिनट पर, आराम से देखते जाओ, केयरफुली सुनो। 5 मिनट पर इसकी कंसंट्रेशन है 9 स्क्वायर ब्रैकेट समझते हैं 0.9 m मोल पर लीटर, ठीक है। 10 मिनट के बाद इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सपोज कम होने के बाद हो गई 0.6, तो आपके पास कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो गई 0.6 m। अब आराम से सुनिएगा, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, अब आराम से देखिएगा, है ना। ओके, इज इक्वल टू, अब देखो मेरे बच्चों माइनस साइन लगाया, आप बोलोगे हाँ सर। अब इन दोनों डेटा को देख के बताओ, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मिनट के बाद, ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो आप देख रहे हो 9 जो हमने मेजर किया 5 मिनट के बाद, और 10 मिनट पर कितना दिख रहा है आपको 0.6। नाउ देखो 0.6 फाइनल कंसंट्रेशन, 0.9 m आपकी 5 मिनट पर जो कंसंट्रेशन दिख रही थी। डेल्टा टी क्या है बेटा, टीएफ माइनस टीआई। तो ये आपका 0.6 माइनस 0.9, ये आएगा मेरे बच्चों माइनस 0.3। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डिवाइड बाय 5, सॉल्व करिए 0.06 कैपिटल एम मिनट इनवर्स। क्यों, टाइम से डिवाइड हुआ है। कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर। अगर आपने कैपिटल एम नहीं समझ में आया तो उसको लिख रहा हूं बेटा, ये होता है मोल पर लीटर पर मिनट। तो यहां से हर सेंसर स्टूडेंट को बहुत आराम समझ में आता है कि एवरेज रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस ए का है या बी का है, सी का, किसी का भी हो, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट का, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। क्या आता है मेरे बच्चों, वो अपने आप में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो ये एग्जांपल आपको लिखना चाहिए ताकि इससे क्लियर हो जाए कि वाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पॉजिटिव आ रहा है, फील आएगी। और जेई मेन में अगर कोई फंडामेंटल इजी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अभी रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, वेट करो बेटा, सब आएगा अभी, है ना, ठीक है ना बेटा, अभी वेट करो, वो भी आएगा कि ए और बी सी को हम कैसे लिंक करेंगे। वेट करें, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा, है ना। पेशेंस से, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, पेशेंस रखिए, सुनिए। अगर आपके मन में क्या चल रहा है केवल वो बोलते रहोगे, सुनोगे नहीं, तो फिर चैप्टर का जो एक थीम है, उसकी जो आत्मा है, वो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो आराम से देखें, कोई भी सिंपल बच्चा वो आराम समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रहा है, कैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं। फिर भी किसी बच्चे ने मान लो अभी ज्वाइन कराओ या ध्यान नहीं दिया हो, तो डेल्टा का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई। वैल्यूज ग्राफ को देखकर पुट कर दीजिए मेरे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये जेई मेन के हिसाब से एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन। और देखो मेरे बच्चों, मान लो अगर प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं, जैसे सपोज करो सी ले रहे हो आप, तो आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सी हमारा प्रोडक्ट है, ओके। तो इस केस में मान लीजिए अगर मैं सी की बात कर रहा हूं, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सी और ये टाइम, ठीक है। मान लो टाइम वापस से आप मिनट में ले रहे हैं, ओके।
तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सपोज इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, तो अब इसमें क्या होगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती है। उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ में। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पेशेंस से सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। अब देखो मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया। मान लो ये C1 है मेरे बच्चों। अब आपने टाइम T2 के हिसाब से कंसंट्रेशन को नोट कर लिया, T1 और ये T2। अब ये C2 हो गया बेटा। तो अब देखो, आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे समय निकलेगा मेरे बच्चों कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। आप बोलोगे यस सर। तो इस सिचुएशन में अब आप आराम से देखिए, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? प्लस साइन नहीं लगाएंगे तो भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाता है मेरे बच्चों। तो ये आराम से लिख लो प्यारे बच्चों, ठीक। अब ये कैसे निकलेगा बेटा? ये निकलेगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सी माइनस इनिशियल। यहां पर अपन कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अभी हम केवल फील कर रहे हैं कि ये भी सर अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। पहला वाला एग्जांपल मैंने विद डेटा दिया। अभी मैंने केवल आपको ये बताया कि देखो, ये भी देखो कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इजी लैंग्वेज में रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों ही अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ये एक बच्चा बोल रहा है ऐसा यूनिट टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड में हम बात करते हैं। बेटा ये मिनट में ले लिया, मेरी मर्जी। तो आंसर मेरा जो यहां आएगा वो ऑब्वियसली एम पर मिनट में आएगा, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया। यार तुम बेटे सिंसियर हो जाओ। ऑनलाइन में सिंसियरिटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ऐसे देखो, आराम से देखो, लिखा हुआ है कि मैं टाइम मिनट में लिया है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, तो यूनिट उसके हिसाब से आएगी, उसी के हिसाब से आंसर आता है। सिंसियरिटी लाओ मेरे बच्चों, ठीक। ये आ गया। तो इसमें मैंने विदाउट डेटा लिया, लेकिन इससे फील आराम से आती है। इस डायग्राम को बनाओगे नोट्स में तो समझ में आएगा कि हाँ सर ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब आपका टाइम इंटरवल मैक्रोस्कोपी नहीं रहा कि आप हर 2 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद, या हर 30 सेकंड के बाद, या 1 घंटे के बाद रीडिंग ले रहे हैं। अब आप किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट पर बात करोगे तो यहां पर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं बेटा माइनस डी बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया बेटा? रिएक्टेंट है। डी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है विद नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव क्यों आएगा? मैंने आपको अभी सिखाया था, एवरेज में सिखाया, कॉन्सेप्ट वो के वही लगेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी में साइन माइनस नहीं, क्या लगाएंगे बेटा? प्लस। डीसी बाई डी टी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो काम की बात तो ये है, जो आपने बेसिक सीखे भी थोड़ी देर पहले, अगर सिंसियरली सुना होगा, कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आते हैं। और जिन बच्चों लेट ज्वाइन करा, प्लीज पहले लेक्चर शुरू से देखिएगा, उसके बाद समझिएगा। अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर सुना तो आपको हर चीज समझ में आएगी। आपके माइंड में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले केयरफुली सुनना सीखो एक लेक्चर को। जैसे जैसे केयरफुली सुनोगे हर चीज समझ में आएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स नहीं आती जो ढंग से पढ़ाई करते हैं। सिंसियरली पढ़ाई करिए, बहुत मजा आएगा। ओके, अब देखो, एवरेज के बाद हम बात करें इंस्टेंटेनियस। तो कंसंट्रेशन ए टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रही है मेरे बच्चों। अब टाइम जो है वो मिनट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आप सर किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, टाइम सेकंड में चल रहा है। तो आराम से देखो, मान लो आपको इस सेकंड में इंटरेस्ट है, आपने बोला सर 7th सेकंड पर बात कर रहे हैं, 9th सेकंड, 15th सेकंड। अब मिनट आवर्स की बात नहीं होगी, टाइम इंटरवल माइक्रोस्कोपिक हो चुका है। तो आपको उस इंस्टेंट पर मैथमेटिकली स्लोप देखना आना चाहिए। वो अपने आप में क्या होगा? एक नेगेटिव वैल्यू। तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसके आगे जैसे आप माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इधर देखो बेटा, सी, ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहां स्लोप मेरे बच्चों बताओ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? आपको देख के मैथ्स आनी चाहिए कि सर इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, सी की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो भी स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, उसकी वैल्यू ही सीधा आपका आंसर होगा। क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। वेरी सिंपल। तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। अब मैं आपको ये सिखाता हूं मेरे बच्चों कि इनको लिंक कैसे करते हैं ना। आप पहले आराम से, जिसने नहीं लिखा हो वो इसको लिख सकता है। और अब मैं आपको इनकी कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस क्या, जैसे एक बच्चे ने पढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लिया,
तो उसको मैं समझा रहा हूं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस अब समझना आप बड़े आराम आराम से, है ना। तो देखो अब सीखो मेरे बच्चों, आपने लिखा था रिएक्शन है सर A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू 3C। सारे बच्चे सुने आराम से, क्वेश्चन 1 अब सुनते जाओ आराम आराम से। इस रिएक्शन में मेरे बच्चों आप सोचो, जिस टाइम में A का माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा टी लिखा, ओके। अब आपको सिंपल मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जिस टाइम में इसकी कंसंट्रेशन 1m कम होगी, B की कंसंट्रेशन मेरे बच्चों 2m कम हो जाएगी, तो क्या 1 और 2 बराबर होते हैं? आप आइडिया लगाओ मेरे बच्चों। तो माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा टी। अब सुनो आराम आराम से, जो बच्चे सुन नहीं रहे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उनको दिक्कत आएगी, और जो बहुत आराम से पढ़ेंगे उनको बड़ा मजा आएगा। आराम सीखो मेरे बच्चों। A और B के लिए माइनस साइन क्यों लगाते हैं वो 4 बार बता दिया मैंने आपको, है ना। अब क्या ये दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाना चाहिए हमको? आराम सोच के बताओ, यस और नो। दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग हैं। आप बोलोगे हाँ सर कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो क्या दोनों के बीच में हम इक्वल साइन लगा दें? सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मूल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखिए, ओके, अब देखो A प्लस 2B ऐसा लिखा आपने, है ना। मैं देख रहा था शायद थोड़ा सा टाइम लगे हल्का सा, उसकी वजह से रेस्पॉन्ड नहीं आया, है ना। तो देखते हैं, अब आराम से देखिए, फिर दोबारा सुनो अगर आपने नहीं सुना है तो। जिस टाइम में A की कंसंट्रेशन 1m कम होगी मेरे बच्चों, इसकी 2m कम हो जाएगी, तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं होते हैं। आप बोलोगे यस सर 1 और 2 इक्वल नहीं होते, तो अब क्या करेंगे बेटा, ये मैथमेटिकल वैल्यू सपोज 1 है और ये 2 है, तो इनको इक्वल करने का मतलब है कि आप इस रिएक्शन को, सॉरी इस रिएक्शन के इस पार्ट को जिसका नाम है क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, उसको 2 से डिवाइड कर दो। दोबारा सुनो, जिस रेट से A कंज्यूम हो रहा है मेरे बच्चों, B तो उससे डबल रेट से कंज्यूम हो रहा है। आपने अभी अभी सीखा कि ये टर्म भी पॉजिटिव होती है और ये टर्म भी पॉजिटिव होती है। तो जब A और B के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में फर्क आने वाला है, तो आपको इन दोनों को 1 और 2 बराबर नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम बताओ, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ, इसको ऐसे लिखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये किसके बराबर हो गया बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B डिवाइड बाई 2 कर दो मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है, आराम से सुनना। जब A की कंसंट्रेशन 1m कम होगी तो उसी टाइम में B की कंसंट्रेशन 2m कम हो जाएगी। तो 1 और 2 को बराबर करने का सिंपल तरीका है कि 2 को आप 2 से डिवाइड कर दें, इजी लैंग्वेज में। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर अगर आप इन दोनों की रेट को इक्वल करना चाहते हो तो आपको इन दोनों के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करना चाहिए, है ना। वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन बेटा डीए बाई डी टी नहीं लिखना है अभी। एक बच्चे ने बहुत सही लिखा है, लेकिन डीए बाई डी टी नहीं, डीए बाई डी टी इंस्टेंटेनियस में लिखेंगे। अभी हम कौन सा लिख रहे हैं बेटा, एवरेज रेट लिख रहे हैं, है ना। आराम से देखिए, मान लो किसी व्यक्ति को अभी भी कम समझ में आया तो अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, आराम से देखो। अब देखो मेरे बच्चों, जिस टाइम में ए के, मान लो कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो मोल्स होंगे वही कंसंट्रेशन के बराबर हो जाते हैं। अब देखो, जिस टाइम में A के 1 मोल कंज्यूम होंगे, उस टाइम में C के कितने मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ C विल प्रोड्यूस इफ मोल्स ऑफ A कंज्यूम जस्ट 1। तो आप बताओ मेरे बच्चों, जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो कितने मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, कितने मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए। तो जब इसके 1 मोल कंज्यूम होंगे तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके 3 मोल्स बनने चाहिए। कितने मोल्स बनने चाहिए, 3 डेफिनेट टाइम में। तो अब समझो, क्या माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्या डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा? आराम आराम सोचो। क्या 1 और 3 बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल बच्चों के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आप बोलोगे नहीं सर 1 और 3 बराबर नहीं हो सकते हैं, तो क्या करें, आप 3 को 3 से डिवाइड करो बच्चों की तरह। तो हमने जो बेसिक सीखे थे वो यहां काम आ रहे हैं कि देखो, अगर तुम बिल्कुल रेगुलर सुन रहे हो, बहुत प्यार से सुन रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है मेरे बच्चों, डिवाइड बाय 3। तो ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब रेस्पॉन्स आने लग गया ना, देखो शानदार, बच्चे सही आंसर करने लगे। जितना केयरफुली सुनोगे, जितना सिंसियरिटी लाओगे, मजा आ जाएगा, है ना। वेरी नाइस। तो हम इस तरीके से इनको आपस में लिंक करते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन में हम किस तरीके से लिंक कर लेंगे, बड़ा आसान है। देखो, अगर तुमने बेसिक्स नहीं सुने होते अभी शुरू में,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू, अभी सिखाया था मैंने, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू, ये सिखाया था, विद एग्जांपल सिखाया मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसको कोएफिशिएंट की रोल आ जाती है। तो अब क्या हो रहा है, ए और बी को आपने लिंक करा, ऐसे ही आपने ए और सी को लिंक करा। अब आप पेज पर करके देखो कि बी और सी को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। ट्राई करो कि आप बी और सी को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हम ट्राई करते हैं, खुद पेपर पे ट्राई करो। तो आप बोलोगे सर अगर हम बी और सी को ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली जब इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, इसके 3 मोल्स बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को लिंक करते हैं, उनको उन्हीं के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो आप अगला स्टेप क्या लिखोगे मेरे बच्चों, आप लिखोगे अपने समझने के लिए कि सर अगर मैं बी और सी को लिंक कर रहा हूं, या अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं कि सर अगर मैं इसी रिएक्शन में, आप खुद ट्राई करो बेटा, 2B कन्वर्टिंग इनटू 3C, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो आपने लिखा है -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब ये किसके बराबर कर दोगे बेटा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और डिवाइड किसे कर दो, 3 से। बहुत इजी लैंग्वेज में करके बताता हूं, इसकी कंसंट्रेशन जिस टाइम में जितनी कम होगी उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 और 3 बराबर नहीं होते हैं। तो 2 और 3 को बिल्कुल सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं कि 2 और 3 बराबर नहीं। सर मैंने ये माना कि जिस टाइम में इसकी 2m कंसंट्रेशन कम होगी उसकी 3m बन जाएगी। तो 2m को आप 2 से डिवाइड करो, 1 आ गया। इधर 3 को 3 से डिवाइड करो, 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 1, सिंपल मैथमेटिक्स है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही लिख रहे हो एकदम, ठीक है। सर बट क्या सर, तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन, अरे नहीं भाई, रिएक्शन की बैलेंसिंग तो सिंपल होती है कि आप मिनिमम कोएफिशिएंट से बैलेंस करते हो। तो आप ये जो रिएक्शन बैलेंस होती है उसकी बैलेंसिंग को आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। आप कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो। उस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी रिलेशन वही रहेगा बेटा, है ना। सिंपल सिंप्लीफाई कर ले। अब देखो आराम आराम से ढंग से समझना, इसको अप्लाई करें। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो ए है। इस बार इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे बच्चों स्मॉल ए, बी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्मॉल सी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप पेज पर लिखकर देखो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हम क्या करते हैं, इसको अभी आपको सुनना है, वापस यहां आ जाओ। जब हम आप एज्यूम करो 1 मिनट के लिए, बहुत आराम से एज्यूम करना है। अच्छा क्या आप साइंटिस्ट हो? आप बोलोगे हे भगवान मैं साइंटिस्ट हूं। यस मेरे स्टूडेंट, आप तो एज्यूम करो साइंटिस्ट हो आप, है ना। अब सुनना आराम आराम से, आप साइंटिस्ट हो, मैं आपसे पूछूंगा बेटा रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन किस रेट से चल रही है। आप बोलोगे सर बात समझ में नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं पूछ रहा हूं रिएक्शन किस रेट से चल रही है। तो आप बोलोगे सर आप ये बताओ कि आप ए के डिसअपीयर होने की बात कर रहे हो, या बी के डिसअपीयर होने की बात कर रहे हो, या सी के अपीयर होने की बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ सर। तो मैं बोलूंगा मुझे किसी भी सब्सटेंस की टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, तो सर हमारे साइंटिस्ट ने एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को जो अभी आपने आराम आराम से समझा उससे लिंक कर देते हैं, लाइक दिस। आराम आराम से देखें तो ये जो टर्म होगी वो अपने आप में मैथमेटिकली एक टर्म जिसका नाम होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कई बार स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आराम आराम सुनना, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है बेटा, वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को उन्हीं के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, और अगर प्रोडक्ट है तो उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो और इनको लिंक कर दो, तो मैथमेटिकली वो इक्वल वैल्यू आएगी। उस मैथमेटिकल वैल्यू को ही हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन जो बैलेंस की हमने उसमें माना कि ए का 1 मोल या इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। अब इसके आगे ये कोई एक बैलेंस रिएक्शन वो रिपीट किया मैंने, जिसमें मैंने आपको बी और सी को लिंक करना सिखाया। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब ये जो रिएक्शन है, हमेशा ध्यान रखें ऑथर एग्जाम में कुछ बोलेगा नहीं, वो आपको समझना है कि ये अपने आप में एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये एग्जामिनर नहीं बोलेगा, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्मॉल ए, बी और सी है वो क्या है, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जैसा मैंने अभी सिखाया उसको दोबारा यहां पे एक बार और देख लो कि सर आप अगर ए और बी के रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस को अगर लिंक करना चाहते हो डेल्टा बी, आराम से देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सर इसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको इसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस साइन तो आप इधर लगा लो उधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन लगा लिया अपन ने, लाइक ऐसे लिख लो आराम आराम से, लाइक दिस। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म आएगी जिसमें आपने दो रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को लिंक किया मैथमेटिकली, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है इसी का हमारे साइंटिस्ट ने नाम रखा रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको आर बोल रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है, तो आपने जो लिखा है ये देखो आराम से गौर से देखो, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, उसी को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप यहां देखो, इसको मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉल आर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब इधर देखो, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है बेटा, आप बोलोगे एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आप उसको उसी के कोएफिशिएंट डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर सी पे आओ मेरे बच्चों, इसका कोएफिशिएंट ये क्या है, आराम से सोचो, अगर आप सिंसियरली सुन रहे हैं तो आप बोलेंगे सर एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, इसको जैसे इसे कोएफिशिएंट डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप साइंटिस्ट थे, मैंने बोला एज्यूम करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है जो वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को लिंक करती है विद कोएफिशिएंट। लॉजिक क्या था, लॉजिक अगर कोई बच्चा ढंग से सुन रहा होगा तो उसको यहां से ये लॉजिक मैंने समझाया कि हाउ वी कैन कोरिलेट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये लॉजिक होते हैं इनके, है ना, आराम से। और ये जब आप इनको लिंक कर रहे होते हैं तो ये जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी मेरे बच्चों, उसी का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अपने आप में पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालकर इस तरीके से लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा लेट आया, वो पूछा व्हाट इज द आरओडी इन आरओए, अरे बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम कहां से आ गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होता है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में 99% टाइम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाती है, पहले तो ये समझा दूं। दूसरी बात, यहां पर जब आप इनको लिंक कर रहे हैं ए बी सी को, तो आपने जो लिखा, ठीक है, आपने जो लिखा उसमें हमने इनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को लिंक किया लाइक दिस, इसी का नाम क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन वो इंस्टेंटेनियस लिख रहा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड this is called instantaneous rate of disappearance of A divided by A, instantaneous rate of disappearance of B divided by B, या फिर rate of या instantaneous rate of appearance of C divided by C। ये अपने आप में क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये मैं आपको विद लॉजिक समझा रहा हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं। और सुनो मेरे बच्चों, ये जो पार्ट आपने लिखा, इसी पार्ट को दोबारा से यहां देखो कि हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जनरलाइज कर रहा हूं। एवरेज लिखेंगे मेरे बच्चों तो डेल्टा के फॉर्मेट में लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस डी के टर्म में लिखेंगे। दोनों में फर्क क्या है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस है। अब आराम सुनना, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। मैं अगर पूछूं कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये क्या है, ये है सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाई ए। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाई बी। एक बच्चे ने ये पूछ लिया कि आरओडी और आरओ क्या लिख रहे हो बेटा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम शॉर्टकट में आरओडी बोल रहे हैं बेटा, और रेट ऑफ अपीयरेंस को हम शॉर्टकट में आरओए बोल रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। और सोचो बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाई स्मॉल सी। तो ये क्या हो रहा है कि आप चाहे इंस्टेंटेनियस लिखो या आप एवरेज लिखो, ये आपका एक जनरल फॉर्मेट हो गया। आराम से सुनना, ये जनरल फॉर्मेट हो गया कि आप सर रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिंक करते हैं। मतलब आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अगर रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दे रखे हैं तो आप उसको उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इस मैथमेटिकल वैल्यू को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप एवरेज लिख रहे हैं तो सब जगह एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखो, ठीक है। और अगर आप इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं तो सब जगह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ओके, तो आराम से लिखे। देखिए कोई बच्चे डीपीपी वगैरह के लिए पूछ रहे हैं, डीपीपी शीट सब दी जाएगी, लेकिन पहले हम हमारा कंटेंट कवर करें जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ओके, तो आराम आराम से देख लीजिए।
तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब आओ बेटा आगे। तो ये देखो जो मैंने लिखा वो यहां पर वापस आ गया बेटा। ये देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को उन्हीं के रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म लिखा हुआ है, दिस रिलेशन इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर होमोजेनियस रिएक्शन। होमोजेनियस रिएक्शन मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। जैसे आपने देखा हम गैसियस रिएक्शन ले रहे थे, यस ओके। अगर मान लो बेटा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है लाइक दिस कैल्शियम कार्बोनेट, या बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो बेटा ए सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू बी सॉलिड प्लस सी गैस, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बोलो फिजिकल स्टेट अलग जा रहा है। तो ऐसे में इस कंसेप्ट को कंसंट्रेशन की टर्म में नहीं लगाया जाता है। यहां बहुत सोचना पड़ेगा आपको कि सर कंसंट्रेशन क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन टर्म एप्लीकेबल नहीं होती है। तो बिना घबराहट के, ये जेई मैन नहीं, एनसीईआरटी नहीं, जेई मैन की बात नहीं कर रहा हूं, सीधा जेई एडवांस के लेवल पहुंच गए कि अगर हम ये रिलेशन लगाना चाहते हैं तो ये होमोजेनियस रिएक्शन पर ट्रूली लगना चाहिए जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सेम। अब मान लो ये रिएक्शन है, ये तो होमोजेनियस रिएक्शन नहीं है, ये तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, तो आपको यहां पर मोल्स से लिंक करना चाहिए। आप कंसंट्रेशन टर्म सॉलिड पर डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो आपको यहां पर ऐसा करना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में आपको मोल पर सेकंड में कंजप्शन देखना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म छोड़कर। फिर वहां पर आप मोल पर सेकंड या पर मिनट में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी, लेकिन ये बेटा इंजीनियरिंग में या आपके एडवांस आईआईटी एडवांस में काम की बात है, आपके 12th क्लास के लेवल पर, जेई मेन के लेवल पर एकदम शानदार मामला है। होमोजेनियस रिएक्शन पे लगाओ, और इसी को मैंने जनरलाइज करके लिख दिया है आपके लिए। क्या? वेनेवर वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आराम से देख लीजिए। तो ये जो लिखा है इसी को थियोरेटिकली ऐसे लिखा गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बहुत मुश्किल है जेईई में आना, लेकिन अगर आपके पास सॉलिड रिएक्टेंट है तो सॉलिड रिएक्टेंट में आपको, मेरे बच्चों, आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में मोलारिटी टर्म, मोल पर लीटर में बात नहीं करते हैं। तो वहां पर फिर आप केवल इतना बताओ कि कितने मोल पर सेकेंड रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, कितने मोल पर लीटर आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल पार्ट, बट वेरी इंटरेस्टिंग, जो ऑर्डिनरी बुक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, ये पार्ट आ गया। ओके, इट नीड्स आयनिक इक्विलिब्रियम। यार बेटा पढ़ाई तो करो, आयनिक इक्विलिब्रियम कहां से आ गया बेटा, है ना, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस अगर रिएक्शन होगा तो उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। तो अगर मान लो जैसे एक बच्चा बोला सर एक लिक्विड हो एक गैस हो, अगर फिजिकल स्टेट अलग हो गए तो आपको उस सिचुएशन में मोल पर लीटर की जगह मोल पर सेकंड में, जैसे होता है ना रेट को हम ले रहे हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, नहीं, उस समय आप मोल पर सेकंड में बात करो। अब कोई बच्चा बोला क्यों, तो यार बेसिकली आना चाहिए, मोलारिटी पत्थरों की, सॉलिड की, बिल्डिंग की नहीं होती है। तो आपको वहां ये बताना चाहिए कि कोई सॉलिड रिएक्टेंट कितने मोल पर सेकंड कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। जैसे आराम से देखो, मान लो ऐसे ही रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्टिंग इनटू, सपोज ऐसे ही 2x, ठीक है। अब ये मान लो ये आपके पास कोई सॉलिड है, आराम से, ठीक है ना। तो आप आराम से, सॉलिड है बेटा, ये 2x सॉलिड में और c गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा बेटा, तो रिएक्शन के एंड में इसके 2 मोल बनेंगे एक सर्टेन टाइम में, तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर मोल्स की टर्म्स में बात करेंगे, किसी टर्म बात करेंगे, मोल्स की टर्म में बात करेंगे। ये लिख रहा है सर व्हाट इज देयर, अगर आपके पास क्या है, क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं बेटा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट तो दोबारा लो। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक बच्चा बोल रहा है, तो ए सपोज ऐसे लिखता हूं 2a कन्वर्टिंग इनटू b प्लस सपोज 4d, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लिखोगे बेटा, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, एवरेज या एवरेज इंस्टेंटेनियस आप सीख गए, सीधा सीधा लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाई 2
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना? ओके क्या सर क्वेश्चन से, हाँ ये आ गया ना। तो ये आपको एग्जांपल एक बच्चे ने बोला सर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ये होगा। तो अभी मैंने आपको ये सब चीजें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई। ठीक है ना? कि आप सर जब भी रेट ऑफ रिएक्शन टर्म लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है, क्वेश्चन है सिंपल कि सर एवरेज, मान लो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपको दे रखा है बच्चों, सपोज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है? या ए की जगह और अच्छे कोएफिशिएंट, हाँ ए का दे रखा है। अब वो बोलते हैं फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताओ आंसर क्या होगा बच्चों? अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो सोचो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। अब हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि सर मैं क्या करूंगा, अगर आप मुझे 2 मोल पर लीटर दे रहे हैं पर सेकेंड तो उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोचो, आप लिखोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना है बेटा इसका 2, तो इसे डिवाइड कर दो। तो आपका आंसर आएगा सर 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दिया जाएगा उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए उसी के, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, शाबाश। ओके, हेट्रोजीनियस का आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम बात करते हैं। फिर भी मान लो एक बच्चे ने ऐसे बोला कि सर ये रिएक्शन है बस सिंपल, ए कन्वर्टिंग इनटू, जैसे मान लो आप लिखा ए कन्वर्टिंग इनटू सपोज 2B गैस, और आपने लिखा यहां पर सर ये 3C सॉलिड आ गया। अब ये क्योंकि सॉलिड आ गया मेरे बच्चों, तो ये आईआईटी में पूछते नहीं है, लेकिन अगर ये सॉलिड आ गया तो अब आपको वो रेट को किससे मेजर करेगा भी सिखाया था मैंने आपको। बोलो बताओ कि अगर आपके पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन आ गई, जो आईआईटी में पूछते नहीं है हालांकि, लेकिन एडवांस में कभी गलती से डिफिकल्ट क्वेश्चन में पूछ लें, तो आप अब क्या करोगे? तो आप इसको मोल की टर्म में लिखोगे कि मान लो मेरे बच्चों 1 मिनट में इसके 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है? जब इसके 5 मोल कंज्यूम होंगे 1 मिनट में, इन 1 मिनट, ठीक, तो इसके कितने मोल्स बनने चाहिए? सब बच्चे बताएंगे कि सर 1 मिनट में इसके 5 मोल कंज्यूम, इसके 10 मोल्स बनने चाहिए, और इसके कितने बनने चाहिए? 15 मोल्स बनने चाहिए। ठीक है? तो अगर आप 1 मिनट ले रहे हैं, वेरी गुड, हाँ मोल पर मिनट लो, पर सेकंड लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा ना, मोल पर मिनट लो, पर सेकंड लो, बस रेट बताना पड़ेगा। तो जैसे आप आराम से देखो, मैं अगर ये बोल रहा हूं मेरे बच्चों 1 मिनट ले रहा हूं टाइम, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या लिखोगे बेटे? 5 मोल उसके 1 मिनट में कंज्यूम हुए, तो ये आएगा 5 मोल पर मिनट, ये लीजिए। और अगर हम बी की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसके लिए लिखोगे एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक, अब बताओ इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर 10 मोल्स इंक्रीज हुए इसके, डिवाइड बाय 1, तो हमारा आंसर आएगा 10 मोल पर मिनट, ये लीजिए। ठीक, और अगर सी का पूछूंगा तो सी का आंसर बता दो बच्चों, तो आप बोलोगे सर टाइम आप बता रहे हो 1 मिनट है, तो उसका हो जाएगा 15 मोल पर मिनट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिसअपीयरेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। वेरी गुड 15, वेरी गुड। हाँ, इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगता है बेटा। सॉलिड में हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, गौर से देखें, ये सॉलिड है, तो इसमें सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आप देख रहे हैं, जैसे यहां पर आपने करा 5 डिवाइड बाय 1, इसका 1 मिनट दे रखा था आपको, तो 1 मिनट में इसके 10 मोल्स प्रोड्यूस हुए, तो आप बोलेंगे 10 डिवाइड बाय 1। इसका अगर मैं पूछता तो आप बोलते 15 डिवाइड बाय 1। वेरी गुड, शाबाश, सबका आंसर 15 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये एग्जाम में नहीं आता है। और सुनो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ये सेम होता है हमेशा। हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का केमिकल काइनेटिक्स में कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या सीखा था मेरे बच्चों आज आपने सीखा था सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक
कॉफिशिएंट, आप बोलोगे यस सर। तो इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, इसका मेरे बच्चों कोई यूनिट नहीं होता है। तो इन सब का यूनिट सेम रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड या एम पर सेकेंड। ऑफ कोर्स ये बात हम 12th क्लास के लेवल पर जेई मैन या जी एडवांस में जो नॉर्मल प्रॉब्लम आते हैं उनको देखकर हम बात कर रहे हैं। और अब बताओ, सोच के बताना सारे बच्चे जो ढंग से सुन रहे हैं, कि अगर ये कंसंट्रेशन जो आया आपका मोल पर लीटर में ले रहे हैं हम सपोज, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन सबका यूनिट आ गया। लेकिन मान लो जेई ने पूछ लिया कि सॉलिड रिएक्टेंट है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? सोच के बोलना सारे बच्चे, बोलो। अगर सॉलिड रिएक्टेंट हो तो आप कैसे मेजर करोगे? बोलो 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 बोलो। हां, अगर हमारा सॉलिड रिएक्टेंट हुआ तो फिर हम मोल पर सेकंड में या मोल पर मिनट में बात करेंगे। देखो एक बच्चे ने क्या बोल रहा है कि सर आपने पिछली स्लाइड पे जो लिखा, यस 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 यस, देखो अब देखो एक बच्चा क्या बोल रहा है, आपने पिछली स्लाइड पे सर गलत लिख दिया, बी का आंसर 5 आएगा। बी का आंसर 5 नहीं आएगा, बी के 1 मिनट में 10 मोल्स बने हैं, तो 10 डिवाइड बाय 1 आंसर आएगा 10 मोल पर लीटर, है ना? हाँ, और सी का कितना आएगा? अगर सी का पूछता तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोलो मेरे बच्चों, तो आप बोलते 15 डिवाइड बाय 1 मिनट, तो आपका आंसर 15 मोल पर मिनट आएगा। समझे? एक बच्चा बोला सर आपने पिछली स्लाइड पे गलत लिख दिया। थैंक यू बेटा, लेकिन आप गलत थे बेटा, है ना? जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है। अब सारे बच्चे बताओ इसमें कि अगर मैं पूछूंगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बस इतना बता दो। इस रिएक्शन में मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? हां, अब एक बच्चे ने सही बोला है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 5 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अब आप आराम आराम से मेरी बात समझने लग गए। तो अब आराम से देखिए कि अगर मैं आपसे पूछता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आराम से देखो मेरे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपसे पूछता तो यहां लिखता हूं आपके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते बेटा? इसके लिए निकाला 5, तो 5 डिवाइड बाय 1, उसका कैसे निकालते? 10 डिवाइड बाय 2, और ये क्या निकालते? 15 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आपका फाइनली 5 ही आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप किसी की भी टर्म में डिफाइन कर लो, आंसर सेम आता है। तो हम क्या करते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय 1 या रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। तो यहां पर आपको एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि सर बार बार 1 से डिवाइड कर रहे हो। 1 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 1 मिनट के अंदर इतने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। और जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ गया। सी का 15 आएगा, बिल्कुल सही लिखा है मेरे बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है। तो तीनों के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस अलग क्यों अलग है बेटा? तीनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो इसलिए इन तीनों के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। दोबारा सुन लीजिएगा इसको, आपको और अच्छा लगेगा। तो आप अब ऐसा यूनिट आपके लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, अब भूल जाओ हेटेरोजेनियस रिएक्शन को, आपके लेवल पे आते हैं वापस। होमोजेनियस रिएक्शंस में आपसे जेईई में पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। इसका मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जो कैपिटल एम है बेटा इसको मोलारिटी बोलते हैं 11th क्लास में, ये मोल पर लीटर के बराबर होता है। तो कैपिटल एम का मतलब है एम पर सेकंड। ऐसा यूनिट में बेटा आपने पढ़ा होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे सर वो होती है मोल। वॉल्यूम को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है जीके के लिए। और टाइम ऐसा यूनिट में आपका सेकंड में चलता है, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो बेटा, लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आराम से लिख लो बेटा, है ना? तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा यूनिट का। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, लिख लिया? नहीं, आज डीपीपी अभी नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि डीपीपी के लायक अभी तुमने पढ़ाई कुछ नहीं है।
तो अभी पहले पढ़ तो लो डीपीपी के लायक, ठीक है, तो पहले डीपीपी के लायक पढ़े तो सही है ना। हाँ, वाई नॉट लीटर इन ए एंड बी, अरे लीटर में क्यों नहीं है, सैनी क्या लिखा, जतिन सैनी, अरे बताया ना वहां पे कि वहां सॉलिड रिएक्टेंट था बेटा। कैसे क्वेश्चन करते बेटा जतिन, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन टर्म नहीं होती है, इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ ओके, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन टर्म नहीं बात करते हैं बेटा कभी भी। आपने पढ़ा है कभी मोलारिटी ऑफ कार, मोलारिटी ऑफ बिल्डिंग, नो, ठीक है। तो बात समझ में आनी चाहिए अब तक। वहां पर फिर आप केवल मोल की टर्म में बात करते हो। आपके लेवल पर रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके लिए होमोजेनियस रिएक्शंस रहती हैं, गैसियस रिएक्शन रहती हैं, या एक्वस फेज में रिएक्शन होती है जहां पर मोलारिटी टर्म एप्लीकेबल होती है। तो वहां पर आपको हमेशा ये यूनिट्स यूज करनी होती है। तो ये कहां पे आएंगी, जहां पर कॉमन सेंस कंसंट्रेशन टर्म एप्लीकेबल है। कॉमन सेंस था, जो एक बच्चे ने बहुत गलत लिखा था, सर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। यस फैजान, इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा बोला डायमेंशन, अरे यूनिट लिख तो रखी है भाई, मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। बेटा पढ़ते नहीं हो सिंसियरली, सुनते हो। अब देखो इधर, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए 11th क्लास में सुना है हमने, पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी। ये पीआई, आप ये आई कौन है बेटा, आई कोई आइडियल गैस है, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन का मतलब मोल्स, आर क्या होता है बेटा गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर। तो हम मोलर जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस कोई भी है, तो उसको मान लीजिए मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई का मतलब क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलती है बेटा, मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम, अप्लाई जस्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी, सो वी कैन राइट मोलर कंसंट्रेशन इज प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय आरटी। आप बोलोगे ये ठीक है सर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर अपन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। आपने अभी अभी सीखा था कि इंस्टेंटेनियस जब लिखते हैं तो हम डी बाई डी टी का फॉर्मेट लिखते हैं। आप बोलोगे यस सर, डी बाई डी टी। अब ये बताओ आई के आगे अपन क्या लगाएं, आई सामने देखना बेटा, प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है। अगर ढंग से नहीं सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर प्लस माइनस क्यों लगा रखे हैं। सोचो प्लस कब लगाओगे, आंसर दो मेरी बात का। इसमें प्लस कब लगाओगे, जब ये गैस रिएक्टेंट होगी या प्रोडक्ट होगी। सोचो हम यहां प्लस कब लगाएंगे, जब आपकी आइडियल गैस रिएक्शन में कौन होगी, बोलो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, बोलो बोलो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर प्लस हम तब लगाएंगे जब हमारी आइडियल गैस क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, और माइनस साइन कब लगाएंगे, जब वो रिएक्टेंट होगी। तो वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ गैस आई डिवाइड बाय डी प्लस साइन लगाना, प्लस किसके लिए लगाते हैं ये पहले से मालूम होना चाहिए आपको, फॉर प्रोडक्ट। तो आपकी जो गैस प्रोडक्ट अगर हुई तो प्लस लगाना, माइनस फॉर रिएक्टेंट। 3-4 बार आज ही बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। और म्यू आई से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मान लो किसी बच्चे ने डी आई बाई डी टी लिख के छोड़ दिया और वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करना भूल गया मेरे बच्चों, तो फिर इसका मतलब होगा कि अगर आपने साइन तो ले लिया, डी आई बाई डी टी लिखा, लेकिन कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड करना भूल गए तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ, आज इतनी देर से पढ़ रहे हैं अपन। तो आप बोलोगे सर अगर हम म्यू आई उस सब्सटेंस को या उस गैस को या उस जब वो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उसको अगर कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे तो उसका नाम केवल रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। वेरी गुड। तो ये जैसे ही हम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को उस गैस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन। आराम से देख लो। ओके, अब हमने जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आई है उसकी जगह पी आई अपॉन आर टी रख दो। तो आप बोलोगे यस सर, यहां सामने देखो, मान लो आपने लिखा प्लस माइनस 1 अपॉन म्यू आई, सामने देखो डी आई बाई डी टी की वैल्यू रख रहा हूं बेटा, डी आई बाई डी टी। अब ये आई की वैल्यू रख रहा हूं पी आई अपॉन आर टी, सामने देखो मेरे बच्चों। तो मैंने आर टी जो टर्म है वो आपका बाहर ले लिया, या आर टर्म बाहर ले लिया, या फिर आप सिंपल यूज कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन इज जस्ट मोल्स ऑफ आई डिवाइड बाय वी। तो अब 1 by 1 रखो। अगर सामने देखना बेटा, कंसंट्रेट करो अपने आप को। ये चीजें ऑर्डिनरी बच्चों को जो बुक्स ढंग से नहीं पढ़ते उनके समझ में नहीं आती है। टीचर्स भी छोटी छोटी चीजें खा जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, कई बार सारे नहीं, कई बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको सामने देखना है कि कंसंट्रेशन की जगह मैंने रखा सर मोल्स बाय वॉल्यूम।
यहां पर v को आपने बाहर ले लिया dn बाई dt से, इसका मतलब है ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। आप बोलोगे नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए बाई dt? डीएनए बाई dt का मतलब हो गया वेरिएशन इन मोल्स ऑफ गैस आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, और अगर आपको मोल्स की जगह प्रेशर की टर्म में बात करना हो तो यहां आ जाओ मेरे बच्चों। प्रेशर क्या होता है? आप देखो, मैंने अभी बताया आपको, पी आई अपॉन आर टी। आर टी को बाहर ले लो, तो आर टी को बाहर ले लिया, इसका इसमें अंडरस्टूड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गैसियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को मोल्स किस टर्म में? कंसंट्रेशन। ये आपने आज सीखा है। जिन बच्चों को आइडियल गैस इक्वेशन आती है वो ये भी लिख सकते हैं और वो ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये सामने पड़ा हुआ। ये वो जगह होती है जहां पर एवरेज बच्चे में, बिलो एवरेज और एबो एवरेज बच्चे में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसलिए इन चीजों को ढंग से पढ़ना चाहिए कि आइडियल गैस के लिए ये बेसिक्स पे आए जो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए। और मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, बस आई की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। ठीक है, डीएनए बाई डी, वी को बाहर ले लिया, फिर मैंने इसको पी आई अपॉन आर टी की टर्म में लिखा, आर टी को बाहर ले लिया। ये जो म्यू आई है इससे डिवाइड जरूर करना हर बार। क्यों? अगर आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो उस गैस का केवल रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस आएगा। आप अब तक समझ चुके हैं, जब भी हम गैसेस के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। राइट, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ गिवन गैस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको क्या बनता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन, वेयर आई स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ गैस आई, म्यू आई क्या कहलाएगा बेटा? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस आई। तो अगर जेई मैंने पूछ लिया कि सर क्या हम गैसियस रिएक्शन को इतने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यस, ये नॉर्मल बच्चा जानता है। जिसको ये कॉन्सेप्ट आता है, आप सबको आना चाहिए, 11th क्लास में पास हो गए, 11th क्लास आप क्रॉस करके आ गए, तो उस वैल्यू को यहां रख दो और उनको समझ लीजिए। ठीक है ना? वेरी गुड। एक बच्चे ने, दिव्यांश ने सही लिखा है, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यस, dPi by dt means variation pressure of gas I with respect to time, variation moles of gas I with respect to time, variation molar concentration of gas I with respect to time। इतने सारे तरीके से लिखा जा सकता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना? वाई प्रेशर नॉट कांस्टेंट? अरे बेटा प्रेशर, अरे एक बच्चा बोला वाई प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। अरे कुछ तो वेरी कराएंगे। रिएक्शन हो रही है तो गैस के अगर मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर भी तो चेंज होगा बेटा। अगर किसी गैस के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हो, कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब क्या है? प्रेशर चेंज हो रहा है। अरे आर और टी तो कांस्टेंट कर दिया आपने, तो प्रेशर चेंज होगा तो उस गैस की कंसंट्रेशन चेंज होगी। बेटा बेसिक्स को ढंग से पढ़ो, समझो रे मेरे प्यारे बच्चे, गड़बड़ क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसे मत करो। ठीक है ना? ठीक है, तो आप आराम से पहले पढ़ो, बेसिक्स जो है उनको स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद कमेंट करा करो बेटा, है ना? लिखा करो, पहले सोचो कि मैं पूछ क्या रहा हूं। सबसे पहले ऑनलाइन मैंने कहा था शुरू में कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप सोच नहीं रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपके मन में जो चल रहा है बस लिखे जा रहे हो। नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से चीजों को देखो। एक बच्चा भी बोल रहा है कि प्रेशर वाई नॉट कांस्टेंट। अरे प्रेशर तो आपका वेरी करेगा ना। अगर मैं किसी की गैस के मोल्स चेंज करूंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐसा लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक्स हैं, बेसिक्स को क्लियर करो मेरे बच्चों। पीवी आरटी लगा रहे हैं, अगर आप पी भी कांस्टेंट कर दोगे, टी भी कांस्टेंट कर दोगे, तो फिर वेरिएशन स्टडी क्या कर रहे हो भाई तुम? जब आप वेरिएशन निकाल रहे हो तो आपको मोल्स में वेरिएशन करना होता है। गैस में गैस के मोल्स चेंज होंगे तो कंसंट्रेशन वेरिएशन आएगा, कंसंट्रेशन वेरिएशन आएगा तो प्रेशर में वेरिएशन आएगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन 11th क्लास आना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? हाँ सर, टेम्परेचर वेरी कर सकता है क्या? गगन ने एक क्वेश्चन किया है। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, आगे पढ़ाऊंगा। टेम्परेचर हम जब चेंज करते हैं तो अभी आगे पढ़ना पड़ेगा काइनेटिक्स में। टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन का रेट ही चेंज होता है वेसल में। वेसल में रिएक्शन का रेट ही चेंज होता है। ऐसा क्यों, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आर्निस इक्वेशन में। उससे पहले आपको रेट कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और आपको साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे होता है? सर अरे बेटा यस, तुमने पढ़ा नहीं 11th क्लास। ये तो आइडियल गैस की इक्वेशन है बेटा, है ना? इसको नहीं, ये थोड़ी, ये तो आपको पहले से आना चाहिए कि आइडियल गैस की इक्वेशन है। मतलब कोई भी गैस को अगर आइडियल बोल रहे हैं तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है। 11th क्लास का टॉपिक गैस स्टेट उसके अंदर निकल गया बेटा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है बेटा? रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ। अब आपको आराम समझना है कि अगर हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं तो रेट लॉ होता क्या है सर?
सबसे पहले बहुत आराम आराम समझो, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। स्मॉल ए बी इनके रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट्स हैं, स्मॉल सी जो है वो प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब सवाल उठता है, आप बोलोगे सर रेट लॉ क्या होता है? आराम से सुनो। मान लो आप साइंटिस्ट हो, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, आपने पहले ही बोला था एज्यूम करो। तो रेट लॉ एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें आप रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ में लिंक करते हैं। हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर रिपीट कर रहा हूं, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके अलावा किस तरीके से उनका रेट कांस्टेंट से लिंक आता है। ये रेट कांस्टेंट क्या है अभी बताने वाला हूं मैं, वेट करें। तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कोरिलेट करेगा कि आपका जो रेट कांस्टेंट है और जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे लिंक है। तो आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो समझाता हूं कि आप अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आपने 11th क्लास में, क्या आपने बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, पहले बताओ। तो आप बोलोगे हाँ पढ़ा सर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, पढ़ा था कभी, जिसको गुलबर्ग एंड वोगे ने दिया था, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पढ़ा था क्या, पढ़ा था क्या बेटा? तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। याद करो, अगर याद नहीं तो हेल्प करता हूं मैं आपकी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी उस डायरेक्शन के रिएक्टेंट है, एंड रेज द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप बोलोगे अच्छा सर, आराम सुनिएगा। तुम जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, अगर बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन। आप बोलोगे ठीक है सर। तो अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ये मेरा पार्ट नहीं है बेटा, 11th क्लास का पार्ट है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए अभी। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन के लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट कौन है? बी। तो आर बी, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन या ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। ये आपका पहले से पढ़ा होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जल्दी बताओ। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं मेरे बच्चों कि आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखो, रेट लॉ जब भी हम किसी रिएक्शन का लिखते हैं तो उस सिचुएशन में रेट लॉ जब भी लिखते हैं उसके अंदर, रेट लॉ के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट, या ऐसे बोलना पड़ेगा, रेट लॉ लिखते समय आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। बिना एक्सपेरिमेंट करे आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख सकते। अब देखो ये रिएक्शन है, आप बोलोगे ठीक है सर। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट करने से पता लगेगा। विदाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट राइट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी बट रेज द पावर। गौर से देखो मेरे बच्चों, मैंने एक्स और वाई लिखा है। आप बोलोगे हाँ सर एक्स और वाई लिखा है, और जबकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए और बी। आप बोलोगे ये भी सही बोल रहे हो सर, जबकि आपने एक्स और वाई लिखा है। यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था बेटा उसको के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। ए रेज टू द पावर एक्स और ये बी रेज टू द पावर वाई। ठीक है, ये ऐसे लिखा हमने। यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को मेरे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये जो एक्स और वाई लिखा है आराम से सुनना, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू बिना एक्सपेरिमेंट करे आप कभी नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे कभी निकाल सकते हैं? यस, बिना एक्सपेरिमेंट करे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। ये एक्स और वाई क्या ए और बी के बराबर होते हैं सर या नहीं होते हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बहुत नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए तो मेरे साथ बहुत पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। जेई एडवांस और मेन दोनों अगर क्लियर करने हैं तो आपको बहुत पेशेंस से सुनना पड़ेगा। बेसिक्स आपको अच्छे रखने पड़ेंगे शुरू से। तो देखिए ये एक्स और वाई आपने लिखा, तो आप बोलोगे हाँ सर लिखा। ये के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट।
क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको क्यों बोलते हैं ऐसा बता रहा हूं। तुम कोई सी भी रिएक्शन करो मेरे बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी लाओ, मान लो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है या वाई की वैल्यू 0 है, कुछ भी सिखाऊंगा मैं आगे आपको। तो के का ज्यादा होना हमेशा आर के फेवर में जाएगा, चाहे ए की पावर मान लो 1 है सपोज, या बी की पावर मान लो 2 है। आप के को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मींस जिन रिएक्शन के रेट कांस्टेंट हायर होते हैं वो उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसको ज्यादा रखने में हेल्प करते हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, उस मान लो एक्स और वाई की वैल्यू 0 है, तो आपका आर क्या हो गया बेटा? आप बोलोगे आर तो के हो गया, तो आर के हो गया, मतलब के की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो के की वैल्यू ज्यादा होना मैथमेटिकली आर के ज्यादा होने के फेवर में होता है। इसको ऐसे समझो, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करा, उसके लिए के की वैल्यू 100 है, वो सेम रिएक्शन है, और एक बच्चे ने क्या करा कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके रेट लॉ में भी ए और बी की वैल्यू वही जो देख रहे हो आप, ये एक्स और वाई 1 और 2 है, लेकिन उसके लिए के का वैल्यू 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 होने का मतलब उसके लिए आर का वैल्यू ज्यादा आएगा, है ना। तो ये चीज हम और आगे सीखेंगे, और इसको हम मेरे बच्चों स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये जो आपने एक्स और वाई लिखे हैं ये क्या है? बता रहा हूं मेरे बच्चों, आपने जो एक्स और वाई लिखा वो मेरे बच्चों वास्तव में ये एक्स और वाई पार्शियल ऑर्डर होते हैं। पहले मैं इसको समझा दूं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने लिखा मेरे बच्चों, पहले भी एक बात और बोल दूं दोबारा से, क्योंकि बच्चे कई बार कंसल्ट नहीं हो पाते, ये बिना एक्सपेरिमेंट करे नहीं निकलेगा। ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट करने से निकलते हैं। ये एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के बराबर होगी या नहीं होगी, ये आपको मेरे साथ एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगले लेक्चर में सुनना और पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये समझो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्स और वाई आपके वैल्यूज आएंगे। एक्स और वाई को हम पार्शियल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल ऑर्डर, जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। के का नाम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो यहां देखो, मैथ्स आती होगी मेरे बच्चों आपको, आप बोलोगे आती है सर। तो अगर आप जो रिएक्टेंट है आपके, अगर उनकी कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लोगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो आपको लेना बेटा 1 m ईच। क्या लोगे? 1 m ईच। तो आप जानते हैं फिर एक्स और वाई की मैथमेटिकल वैल्यू सर आपकी 1 हो, हाफ हो, 2 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो अगर आप ए और बी की वैल्यू 1 ले लोगे तो आर सीधा सीधा किसके बराबर आएगा? देन आर इज इक्वल टू के। क्या आएगा बेटा? आर इज इक्वल टू के। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, मतलब अंडर स्पेसिफिक सर्कमटेंसेज। कौन सी कंडीशन? अगर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 1 m लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। इजी लैंग्वेज में ए और बी को 1 m करोगे तो आर सीधा के बराबर आएगा। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब जो एक्स और वाई है मेरे बच्चों, ये जो एक्स और वाई है इनको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। बता रहा हूं मैं भी आपको, अगली इस पे स्लाइड पे लिख देता हूं दोबारा। आर इज इक्वल टू के ए रेस पे पावर एक्स बी रेस पे पावर वाई। ठीक है, तो यहां पर जो एक्स और वाई है इनको हम बोलते हैं मेरे बच्चों पार्शियल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर्स। एक्स को पूछोगे मेरे से तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। ठीक है, आपकी रिएक्शन क्या थी मेरे बच्चों? आपने लिखा था ए प्लस बी बी कन्वर्टिंग इनटू सपोज सी सी। चेक कर लेते हैं, ए लिखा था भाई साहब, यस। ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्शन है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। अब इस रिएक्शन में आपके स्मॉल ए बी क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मैं आपको, मैंने इससे पहले बोला, बताऊंगा तब एक्स और वाई के बराबर होंगे या नहीं होंगे। एक्स और वाई को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। एक्स का मतलब है ये ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वाई क्या है मेरे बेटे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। ठीक है, तो बिना एक्सपेरिमेंट करे हम एक्स और वाई नहीं निकाल पाएंगे, और एक्स और वाई निकल गए तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप बोलोगे हाँ सर ये ठीक है, तो यहां से पता लग जाएगा। अगर मैं एक्स और वाई का मैथमेटिकल सम कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, इनको पार्शियल ऑर्डर क्यों बोलते हैं? ये रिएक्शन का कंप्लीट ऑर्डर नहीं है,
ये x केवल a की पावर आई, एक्सपेरिमेंट करने से पता लगे y b की पावर है, तो x और y को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। इन दोनों का मैथमेटिकल सम कहलाता है मेरे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो n है, सिंपल ऐड करना बेटा x y को, दिमाग नहीं लगाना। जो भी वैल्यू, x की वैल्यू मान लो 0, y की वैल्यू 1 जोड़ दीजिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 जोड़ दीजिए, तो n जो है ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब तक आप पार्शियल ऑर्डर एक्सपेरिमेंट करके नहीं निकालेंगे, रिएक्शन का ऑर्डर पता नहीं लगेगा। तो आपको जीके के लिए ध्यान रखना, जनरल नॉलेज के लिए या अच्छी नॉलेज के लिए, कि सर हमारा जो R है रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस तरीके से रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेट लॉ। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से अटैच करता है। ये एक्स और वाई की वैल्यू बिना एक्सपेरिमेंट करे पता नहीं लगती है। इन एक्स और वाई का नाम क्या रखा है? पार्शियल ऑर्डर। मैथमेटिकल सम कहलाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आएगा बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी केवल इसको रिवाइज करके आना है, पूरा जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, और स्पेशली रेट लॉ को केवल दोबारा से पढ़कर आना है। बहुत मजा आएगा बच्चों, पेशेंस रखिएगा और पुराने फंडामेंटल्स को रिवाइज करिए। जैसे एक बच्चा पीवी डोनाल्टी कहां से आया, तो ऐसे मालूम होना चाहिए बेटा, है ना। घबराए नहीं, मेहनत करेंगे, इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगली क्लास, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना, अच्छे फैमिली के बच्चे हो, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। थैंक यू।